ओके, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने देखी कि इंटरमॉलिक्यूलर भी होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर भी होती है। ठीक है, फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट्स देखा कि जिनमें हाइड्रोजन सर बॉन्डिंग आपकी डेवलप हो आवाज़ जाती है। बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। डिस्टॉर्शन हो रही है, ओहो। अभी आवाज़ ठीक आ रही है? अभी भी सही नहीं आ रही? सर अब आ रही है। आ रही है। ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, सो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से डिस्कशन की थी। हमने बताया था कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप नहीं होती उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी हमने स्टडी किया कि सॉल्युबिलिटी का कैसे इफेक्ट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लोअर देन पैरा नाइट्रोफिनोल। तो हमने बताया कि जब ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा होता है तो वो अपने ही हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेता है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल में जो नाइट्रो ग्रुप है वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन शो कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से पैरा नाइट्रोफिनोल वाटर के साथ ज़्यादा जल्दी सॉल्युबल हो जाता है और जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है वाटर के साथ डेवलप नहीं कर पाता, इसलिए ये वाटर के अंदर इतना सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ एसिड स्ट्रेंथ हमने देखा। इफेक्ट ऑफ एसिड स्ट्रेंथ क्या है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज 40 टाइम्स मोर एसिडिक देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जी, इसमें भी वही फिनोमेना है। एसिड वो होता है जो अपना H+ आयन डोनेट कर दे। एसिड वो जो अपना H+ आयन डोनेट कर दे। और देखें इन दोनों एसिड्स को देखते हैं। ये दोनों हमारे पास एसिड्स हैं। बेंजोइक एसिड है जिसमें पैरा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है और इसमें ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। वो कहता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिड जो है ये 40 टाइम्स मोर एसिडिक है। इसमें कैसे एसिडिक ज़्यादा है? अगर इसमें ये देखें, ये जब H+ आयन डोनेट करके ये एनाइन बनता है तो एनाइन नेगेटिव चार्ज ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये एनाइन ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। इस स्टेबलाइजेशन की वजह से ये स्टेबल होने की वजह से ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, एनाइन इसका स्टेबल है इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक है। और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में जो नेगेटिव चार्ज है वो इसमें हाँ नेगेटिव चार्ज इसका एनाइन ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर ही मौजूद रहता है। ठीक है, तो इस वजह से जो इसमें एनाइन की स्टेबिलिटी है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में वो ज़्यादा है। पैरा हाइड्रोक्सी एसिड में एनाइन स्टेबल नहीं है। इसके बाद कीटो इनोल फॉर्म परसेंटेज है। ये पहले हम पढ़ते हैं टॉपिक, फिर आपको पता चलेगा कि कीटो इनोल परसेंटेज क्या है। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने लगा हूं। कुछ प्रॉपर्टीज इसको आप जहन में रखनी है आपने। 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 से 4 प्रॉपर्टीज हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप मौजूद होगा तो वो हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ रिएक्ट करने पर ऑक्साइन बनाएगा। ये ऑक्साइन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और H, ठीक है, ऑक्साइन बनाता है अगर किसी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद होगा। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में OH ग्रुप होता है, सिंपल अल्कोहल्स हैं, ठीक है, अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो आप उसमें सोडियम ऐड कर दें। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो वो अल्कोहल होगा। ठीक है,
ये अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। इसी तरह अगर आपने कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड टेस्ट करना हो किसी कंपाउंड के अंदर कि किसी कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है या नहीं, तो इसके लिए आप ब्रोमीन ऐड करते हैं। ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है और जैसे ही इसको ऐड करते हैं तो ये इसके साथ जाकर अटैच हो जाती है ब्रोमीन इस तरह से, और ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो ख़त्म हो जाता है। नो कलर, रिएक्शन होने के बाद कोई कलर नहीं रहता। तो अगर कलर ख़त्म हो जाए तो हम कहेंगे उसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह चौथी एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उसी कार्बन के साथ OH ग्रुप मौजूद है, ये चीज़ आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसका FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रेडिश वायलेट कलर हमें मिलता है। इस कलर के मिलने पर हम कह लेते हैं कि इस कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन टू उसी कार्बन के साथ OH ग्रुप भी मौजूद है। ये चारों प्रॉपर्टी समझ आ गई? सर जी सर कुछ गर्ल्स को आवाज नहीं जा रही, उनका माइक म्यूट किया हुआ है, इस वजह से। मैं सेटिंग करता हूँ, आधा टाइम तो इधर मेरा सेटिंग भी लग जाता है। हाँ जी, अब बताएं, किसी को आवाज़ का मसला आ रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताता जाए साथ साथ। मैं कह रही हूँ ये जो प्रॉपर्टीज आपने अभी जी पूछें आयशा, क्या पूछनी है? सर मैं कह रही हूँ ये जो 4 प्रॉपर्टीज अभी आपने पढ़ाई हैं ये बुक में कहाँ लिखी हुई हैं, मुझे नजर नहीं आ रही। नहीं, ये अभी टॉपिक मैंने शुरू करना है, तो वो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ चंद एक प्रॉपर्टीज़ आपको बताना चाहता हूँ ताकि जब आप वो टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें आपको वो फिर मतलब उस टॉपिक के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ बताई जानी है। ठीक है, बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ सामने मौजूद नहीं है, अभी आपको मैं समझा देता हूँ। सिर्फ एक मिनट, अगर मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूँ ना फिर आपको ये समझ आ जाएगी। पहले ये बताना है कि आपको ये 4 प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई हैं? जी क्लास। फोर्थ वाली बता दे अगेन। हाँ जी, फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी कि अगर किसी कंपाउंड में हमने ये चेक करना हो कि उसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और उसी कार्बन के साथ OH ग्रुप भी मौजूद है या नहीं, तो इसके लिए आप FeCl3 ऐड करते हैं और वो रेडिश वायलेट कलर मिलता है। इस कलर के मिलने पर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसमें उस कंपाउंड के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और OH ग्रुप एक साथ मौजूद हैं। ठीक है, बस ये 4 प्रॉपर्टी सिंपल हैं। अगर आपको ये एक बार नज़र इस पर लगा लें फिर हम टॉपिक पे आते हैं। देख लिया? ओके, अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। ये हमारा टॉपिक का नाम है टॉटोमेरिज्म। एक कंपाउंड है, यहाँ पे ये आपके सामने एक कंपाउंड मैंने लिखा है, ये देखें ज़रा। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OC2H5। इसका नाम है असीटो एसिटिक एस्टर, AAE इसकी एब्रीविएशन है। ठीक है, असीटो एसिटिक एस्टर, ये इस कंपाउंड का नाम है। वो कहता है कि ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड ये चारों प्रॉपर्टीज दिखाता है।
जो हमने अभी चारों प्रॉपर्टीज देखी हैं, जिसमें हमने देखा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा तो वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करने पर ऑक्साइन बनाएगा। देखते हैं, हाँ जी, इसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये देखें मौजूद है। हाँ, तो इसमें अगर मौजूद है तो इसका मतलब ये इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला टेस्ट दे सकता है, ऑक्साइन बनाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। उसके बाद सेकंड हमने देखा कि एक प्रॉपर्टी है ROH। अगर किसी कंपाउंड में OH ग्रुप हो तो सोडियम के रिएक्शन पर वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसमें देखें, कहीं OH ग्रुप है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी OH ग्रुप नहीं है। लेकिन ये अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी देता है, अगर आप इस कंपाउंड के साथ सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। साइंटिस्ट सर पकड़ के बैठ गए, इसमें तो OH ग्रुप है ही नहीं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में, ये फिर कैसे OH वाली प्रॉपर्टी दे रहा है। सोने पे सुहागा, इसने एक और काम किया इस कंपाउंड में। ये देखिए, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाली प्रॉपर्टी, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाने पर ये कोई कलर नहीं देता था, ऐसे ही है। ये वाली जो कंपाउंड है एसिटोएस्टिक एस्टर, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 भी दे रहा है, यानी ये कंपाउंड शो कर रहा है कि मेरे अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है। हालांकि इसके अंदर नजर तो कोई भी नहीं आ रहा, इस कंपाउंड के अंदर नजर तो कहीं भी नहीं आ रहा, लेकिन इस कंपाउंड ने प्रॉपर्टी शो कर दी, प्रॉपर्टी शो की है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाली, लेकिन है कोई नहीं इसके अंदर, है कोई नहीं, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कोई नहीं है। फिर इसने एक और प्रॉपर्टी शो की, इसने कहा जी मैं ये वाली प्रॉपर्टी भी शो करता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और OH ग्रुप उसी के साथ अटैच होता है, तो FeCl3 के साथ रिएक्शन पर ये रेडिश वायलेट कलर देता था। ये प्रॉपर्टी ये कंपाउंड भी शो कर रहा है, इसमें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी नहीं है, OH ग्रुप भी नहीं है, फिर ये प्रॉपर्टी कैसे शो कर रहा है। तो ये सारे जो चारों प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ये चारों प्रॉपर्टीज ये कंपाउंड शो कर रहा है, लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, सिग्नल का मसला तो नहीं आ रहा, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो सर। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि ये कंपाउंड कैसे ये सारी प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, इसके अंदर तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो फिर एक साइंटिस्ट ने ये कहा, उसने क्या किया, एक हाइड्रोजन, ये जो सेंटर कार्बन है ना, सेंटर वाली कार्बन, इधर से एक हाइड्रोजन पकड़ा और उठा के उसको इस ऑक्सीजन के साथ लगा दिया, ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिया, और इस डबल बॉन्ड को उठा के इन दोनों कार्बन के दरमियान लगा दिया। ये देखिए ऐसे, सेंटर वाली कार्बन से हाइड्रोजन पिक किया और ऑक्सीजन के साथ अटैच कर लिया, और जो ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रही थी वो डबल बॉन्ड उठा के इसने कार्बन टू कार्बन के साथ अटैच कर लिया। तो ये भी एसिटोएस्टिक एस्टर ही है, ठीक है, ये भी कंपाउंड एसिटोएस्टिक एस्टर ही है। तो इसमें अब देखें, OH ग्रुप भी है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टू साथ ऑक्सीजन, ये भी OH ग्रुप ये भी है। मतलब ये कि ये चारों प्रॉपर्टीज जो ऊपर हमने शो करवाई हैं, ये चारों प्रॉपर्टीज अब ये कंपाउंड दे सकता है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो अपना एक हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इसको रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस कर लेते हैं और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन में इसको क्लियर करते हैं। ये टॉटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म in which isomers which differ in the position of proton, which differs, ये दोनों आइसोमर्स हैं,
ये वही चीज़ें हैं एसिटोएस्टिक एस्टर, ठीक है। विच डिफर्स इन द पोजिशन ऑफ प्रोटॉन ऑन वन एटम और द अदर। ये देखें, इसमें इस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम है, प्रोटॉन इस पे है, और दूसरे स्ट्रक्चर में प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के पास चला गया है, ठीक है। विद वन एटम और द अदर विद द कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ डबल बॉन्ड, कि जो डबल बॉन्ड है उसकी एडजस्टमेंट के साथ इस प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है। प्रोटॉन की शिफ्टिंग इस डबल बॉन्ड की एडजस्टमेंट के साथ होती है। डबल बॉन्ड भी एडजस्ट हो जाता है और प्रोटॉन भी एक एटम से दूसरे एटम पर शिफ्ट हो जाता है। इन दोनों आइसोमर्स को टाटोमर्स कहते हैं, टाटोमर्स। और इस फिनोमेना को टाटोमेरिज्म बोला जाता है, टाटोमेरिज्म, ठीक है। जो कॉमन टाइप है टाटोमेरिज्म की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर वो है कीटो इनोल फॉर्म, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। अब कीटो इनोल टाटोमेरिज्म क्या है? कीटो कीटोनिक फॉर्म को जाहिर करता है। कीटो फॉर्म कीटोनिक यानी ऐसी कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, अगर वो दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगी तो उसे हम कीटोन कहते हैं, कीटो फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ऐसी कार्बन जिसमें दोनों तरफ डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद होती है, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ कार्बन, इसे हम कीटो फॉर्म कहते हैं। कीटो फॉर्म आ गई। और दूसरी ये इसका एसिटिक ग्रुप है, ठीक है, एसिटिक एस्टर ग्रुप, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH2 अच्छा, दूसरी इनोल फॉर्म है। इनोल फॉर्म क्या होती है? जिसमें इन डबल बॉन्ड को जाहिर करता है और OL ये अल्कोहल को जाहिर करते हैं, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड भी होगा और अल्कोहलिक ग्रुप भी होगा। देखें, ये डबल बॉन्ड भी है, इन फॉर्म, और OL OH ग्रुप, ठीक है, इनोल, ठीक है, इन फॉर डबल बॉन्ड एंड OL स्टैंड्स फॉर OH ग्रुप, कीटो स्टैंड्स फॉर दिस ग्रुप, ठीक हो गया। और एस्टर आपके पास C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो इसमें एक एस्टर ग्रुप भी है, इसलिए इसको एसिटेट कह रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये कीटो इनोल टाटोमेरिज्म दे सकता है, असीटोएस्टिक एस्टर कीटो इनोल टाटोमेरिज्म दे सकता है, ठीक है। टाटोमेरिज्म क्या है? Isomers which differ in the position of hydrogen, which differs in the position of proton with the corresponding adjustment of double bond. डबल बॉन्ड एडजस्ट हो गया, इसको हम टाटोमेरिज्म कहते हैं। और टाटोमेरिज्म ये अब वही रिएक्शन आ जाते हैं यहाँ पे देखें, रिएक्शन विद कीटो फॉर्म, कि अगर हम कीटो फॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें NH2OH ग्रुप ये ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये देखें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इसके साथ रिएक्ट करवाने पर, हाइड्रोक्सिल अमाइन को रिएक्ट करवाने पर ये ऑक्साइड दे रहा है। अगर हम एसिटोएस्टिक एस्टर HCl के साथ रिएक्ट करवाने पर साइनोहाइड्रिन बनता है। एसिटोएस्टिक एस्टर सोडियम के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, OH ग्रुप का। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड भी शो करता है और रेडिश वायलेट कलर भी दे रहा है। मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कंपाउंड वो सारी प्रॉपर्टीज दे रहा है जो मैंने अभी आपको चारों प्रॉपर्टीज बताई हैं, ठीक है, जिसमें हमने उन प्रॉपर्टीज की बेस पर इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की एडजस्टमेंट की है। हमारे पास एटम्स को एडजस्ट करने की एक लॉजिक हमें मिली है, वो लॉजिक ये चारों प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। उन चारों प्रॉपर्टीज की बेस पर हमने कहा कि फिर इसमें यही हल है कि इस हाइड्रोजन को उठा के हम ऑक्सीजन के साथ अटैच करवा लें और जो डबल बॉन्ड है उसको कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बना लें, तभी हम इस मॉलिक्यूल को देख सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड कार्बन भी है, OH भी है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, तभी ये सारी प्रॉपर्टीज दिखा सकता है। तो इसके अंदर दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं इस एसिटोएस्टिक एस्टर के अंदर, ठीक है। सो एसिटोएस्टिक एस्टर की बेसिकली दो मॉलिक्यूलर फॉर्म्स हैं, इसके दो आइसोमर्स हैं, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है।
एक में हाइड्रोजन इधर है, दूसरे में हाइड्रोजन इधर है, इसलिए दोनों आइसोमर्स कहलाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। गुड। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनोल फॉर्म, कि हमारे पास ये जो कीटो फॉर्म है, एक ये इनोल फॉर्म है, इन दोनों में से स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल कौन है? तो स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करती है, बॉन्ड एनर्जी पे। तो हम इसमें काउंट कर लेते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो ओवरऑल हम ये कहते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसमें OH ग्रुप है अल्कोहल के अंदर, यानी इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन कार्बन के साथ है, ठीक है, कीटो फॉर्म के अंदर। इसी तरह इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, जबकि इनोल फॉर्म के अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं, और कीटो फॉर्म के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। इनोल फॉर्म के अंदर इनोल डबल बॉन्ड टू कार्बन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया है, ये तो इसमें सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। तो हम तीनों की बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कीटो फॉर्म जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी है टोटल 1502 किलो जूल और 1433 किलो जूल इसकी इनोल की। तो हम ये कहते हैं कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी हाई है। इसकी कीटो फॉर्म के जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इनोल फॉर्म के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ती, इसलिए इनोल फॉर्म कम स्टेबल है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ रिलेटिव स्टेबिलिटीज डिफरेंट भी आती हैं, जैसे फिनोल की, जैसे हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, फिनोल की भी इसी तरह से दो टॉटोमर्स बनते हैं फिनोल के, देखें OH ग्रुप है। अच्छा, ये इसमें आपको कंडीशन बता दूं, जो इसकी कंडीशन है ना टॉटोमेरिज्म की, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कहीं भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या कार्बन OH ग्रुप मौजूद हो, ठीक है, कार्बन OH ग्रुप हो या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, और सेकंड कंडीशन कि उसी कार्बन के साथ CH2 या CH3 मौजूद हो, यानी हाइड्रोजन उसके साथ मौजूद हो, जैसे इसके साथ हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। यानी यही दो कंडीशन, अगर प्रोटॉन, अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इसके बाद इस कार्बन के पास H होना जरूरी है। और अगर इस कार्बन के पास ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है, ये देखें सिंगल बॉन्डेड है, तो फिर उस कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन के साथ होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि इन दोनों की कंडीशन, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस कार्बन के साथ H होना चाहिए। इधर अगर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो फिर इसके साथ OH हो और इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, तो फिर ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकती है। अब इसके अंदर देखें जरा, बेंजीन, ये फिनोल के अंदर, फिनोल के अंदर देखें ये OH है, तो अगर OH है तो इस कार्बन का डबल बॉन्ड होना चाहिए, हाँ जी है, तो डबल बॉन्ड भी है और H भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म दिखा सकती है, फिनोल टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है, क्योंकि इसके अंदर OH है, डबल बॉन्ड है और H भी मौजूद है, तो ये H को, इस H को इसके साथ शिफ्ट करवाएगी, देखें ये H है ना, ये अल्कोहल का H इसको इधर शिफ्ट करवाएगी, ये देखें ये इधर आ गया, अब डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया इसके साथ, ये देखें, तो ये बन गई कीटो फॉर्म, कीटोनिक फॉर्म, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन है, कीटोनिक फॉर्म। और ये कौन सी है? ये इनोल फॉर्म है, इनोल, ई डबल बॉन्ड के लिए और OL
ये देखें OH ग्रुप के लिए। तो ये इनोल फॉर्म है, इनोल, और ये कीटो फॉर्म। तो फिनोल, कीटो, इनोल टॉटोमेरिज्म दे सकता है। अब इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि स्टेबल कौन है, कीटो फॉर्म या इनोल फॉर्म। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी भी आ जाते हैं। ये देखिए वो कहते हैं इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म by an amount equal to 57 kilojoule per mole due to resonance energy। हाँ जी देखें, ये देखें रेजोनेंस दे सकती है ना। ये देखें इनोलिक फॉर्म है, इनोल में डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि बेंजीन रिंग, यानी वो स्टेबल होती है। आपको पता है कि बेंजीन रिंग के अंदर जो है कॉन्जुगेशन हो सकती है, रेजोनेंस हो सकती है, जबकि कीटो फॉर्म के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती। इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड आ गया। तो रिंग के अंदर अनस्टेबिलिटी आ गई है, तो ये कम स्टेबल है। इनोलिक फॉर्म इसकी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अभी हमने देखा कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है जनरली, लेकिन कुछ केसेस में इनोल फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे फिनोल के अंदर जो इनोल फॉर्म है वो इस वजह से स्टेबल है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन हो सकती है, रेजोनेंस हो सकती है, जबकि फिनोल की कीटो फॉर्म के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, कॉन्जुगेशन की वजह से। कॉन्जुगेशन रेजोनेंस एनर्जी इसकी 57 किलो जॉल पर मोल के हवाले से स्टेबल है। फिर इसी तरह से इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है, जैसे एसिटाइल एसीटोन। देखें इसकी कीटो फॉर्म 23.4% और एसिटाइल एसीटोन की इनोल फॉर्म 76.4% एग्जिस्ट करती है, यानी इसकी भी इनोल फॉर्म ज्यादा है। तो क्या कहेंगे, इसकी रीजन ये है कि जब इसका H+ आयन यानी प्रोटॉन शिफ्ट होता है ऑक्सीजन पर और डबल बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाता है, ये देखें, यानी इसका इनोल आइसोमर बनता है। तो इनोल आइसोमर ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका जो H है उसने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर ली है। ये देखें, तो ये H को नीचे वापस जाने ही नहीं देगा, इस H को इस कार्बन के साथ वापस जाने ही नहीं देगा, इसलिए ये इनोल फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करती है इसकी। ठीक है, अब कहेंगे इनोल फॉर्म इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें डेवलप हो जाती है। इसी तरह से सॉल्वेंट आल्सो इफेक्ट कीटो इनोल फॉर्म परसेंटेज। सॉल्वेंट भी इफेक्ट डालता है कीटो इनोल की परसेंटेज पर, जैसे इनोल कंटेंट of acetoacetic ester is 0.4% in water but 20% in toluene। टोलुइन के अंदर जो इसकी एसिटोएस्टिक एस्टर की इनोल फॉर्म है वो 20% एग्जिस्ट करती है, जबकि इनोल फॉर्म एसिटोएस्टिक एस्टर की 0.4% वाटर के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो है तो सिर्फ इनोल फॉर्म ही ना, लेकिन सॉल्वेंट हमने चेंज कर लिया वाटर से टोलुइन। तो वो कहता है कैसा क्यों हुआ है, तो आप कहेंगे इट इज बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर। इनोल फॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेता है, जबकि टोलुइन नहीं कर पाता। तो इस वजह से इनोल उसके अंदर ज्यादा नहीं एग्जिस्ट करती। वाटर के अंदर एसिटोएस्टिक एस्टर की जो इनोल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है। ये देखिए, ये ऑक्सीजन जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है। ठीक है, तो इसकी जो इनोल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है, 0.4% एग्जिस्ट करती है वाटर के अंदर, और जो इसकी टोलुइन के अंदर है वो 20% है। ठीक है, क्योंकि 20% इस वजह से है क्योंकि वो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप नहीं कर पाती। ठीक है, टोलुइन का CH3 डबल बेंजीन रिंग होती है ना, ये देखें,
तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो पाएगी, इस वजह से वहाँ पे ये टॉलुइन के अंदर ये 20% में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद एसीटोन की भी याद रखनी है आपने। एसीटोन कीटो फॉर्म इसकी 99% एग्जिस्ट करती है, इनोल फॉर्म इसकी 0.01% एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आ गया जी टाटोमराइजेशन किसे कहते हैं, टाटोमराइजेशन। ठीक है, टाटोमराइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ वन टाटोमर इनटू अनदर टाटोमर। एक टाटोमर का दूसरे टाटोमर में कन्वर्ट होना, ये टाटोमराइजेशन कहलाता है। ठीक है, यानी अगर कीटो फॉर्म है तो वो कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म बनेगी, तो उस इनोल फॉर्म की कन्वर्जन को हम कहेंगे कीटो इनोल कन्वर्जन या कीटो इनोल टाटोमराइजेशन। कीटो इनोल टाटोमराइजेशन बेसिक मीडिया में भी हो सकती है, एसिडिक मीडिया में भी हो सकती है, न्यूट्रल मीडिया में भी हो सकती है, तीनों के अंदर हो सकती है। बेसिक, अगर हम बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक में क्यों, कैसे बेसिक हो, एसिडिक हो या फिर न्यूट्रल मीडिया हो, तीनों के अंदर इसलिए हो सकती है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटॉन ट्रांसफर होना है। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर है। तो बेस की बात करें तो बेस तो H+ साइन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो जैसे ही बेस एक्सेप्ट करता है ये कार्बन बड़ा परेशान हो जाता है, यार मेरे साथ हाइड्रोजन था वो चला गया है, तो अब मैं क्या करूँगा। इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है ज़्यादा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये नेगेटिव चार्ज को इस कार्बन के साथ कहता है कि यार मैं तुम्हारे साथ डबल बॉन्ड बना लेता हूँ ताकि मेरे ऊपर जो नेगेटिव का बोझ है, नेगेटिव चार्ज का जो बोझ है, मैं उसको कम कर सकूँ। तो ये फिर इसका दोस्त है, कार्बन टू कार्बन जो हुए, तो कहता है हाँ ठीक है तुम मेरे साथ कार्बन डबल बॉन्ड बनाओ, मेरे साथ जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है मैं उसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो उसने ऑक्सीजन को ऊपर शिफ्ट करवा दिया, ये देखें नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गया, और इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया है ये उस बेस से हाइड्रोजन को वापस खींच लेगा, जिसके पास हाइड्रोजन मौजूद है, जिसने हाइड्रोजन लिया था उससे हाइड्रोजन खींच लेगा। ये देखें इसने हाइड्रोजन खींच लिया, जैसे एक H एक्सेप्ट करता है ये बन गया OH, तो ये आपका मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, इनोल फॉर्म बन गई, तो ये कीटो से इनोल, ठीक है, कीटो से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, यहाँ ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड बना है इस फॉर्म के अंदर, डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन बना है, इसको हम कहते हैं इनोलेट आइन। ठीक है, अच्छा ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है। एसिडिक मीडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये देखें लोन पेयर ऑक्सीजन पे मौजूद है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा H+ की तरफ, ठीक है, नॉन पेयर्स के साथ, तो ये H इधर आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक वो ये जो एसिडिक मीडिया यानी अपना H+ आयन डोनेट करेगा। ठीक है, एसिड अपना H+ आयन डोनेट करेगा, तो इसने H+ एक्सेप्ट किया, फिर ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ। ठीक है, ये क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, इसने डबल बॉन्ड खींच लिया, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कार्बन ने अपने फ्रेंड की हेल्प ली, ये देखें इसका अपना दोस्त है, तो इस कार्बन से इसने हाइड्रोजन को अपने से हटा के कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया। ये कार्बन टू कार्बन हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज आए चाहे नेगेटिव चार्ज आए, ये हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर वो चाहे किसी दूसरे का बॉन्ड तोड़ के क्यों ना हेल्प करनी पड़े, वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की। ठीक है, तो आप भी स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे की हेल्प किया करें। फिर H+ आयन को नेगेटिव आयन जो था इसका एनाइन वो एक्सेप्ट कर लेगा, ये इसको एक्सेप्ट करके वापस चला जाएगा। तो इस तरह से जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वो भी बन सकता है। मतलब ये कि जो कीटो इनोल टाटोमरिज्म है वो एसिडिक मीडिया में भी हो सकता है, ये न्यूट्रल मीडिया में भी हो सकता है। न्यूट्रल मतलब कि इसके अपने मॉलिक्यूल्स होंगे सिर्फ, तो वो अपने मॉलिक्यूल्स ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे को कीटो इनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है,
ये इसके बाद H प्लस पे एक्सेप्ट कर लेगा, ये आ गया H प्लस इसके पास। अब ऑक्सीजन पे इसने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये अपना डबल बॉन्ड खत्म कर देगा इसके साथ। ठीक है, इसने डबल बॉन्ड खत्म किया, तो डबल बॉन्ड जैसे खत्म हुआ तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव खत्म करने के लिए कार्बन इससे रिक्वेस्ट करेगा कि यार मेरे पे पॉजिटिव आया हुआ है, थोड़ा सा हेल्प करो, तो वो अपना एक हाइड्रोजन को भगा देगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे जहाँ पे नेगेटिव आया था, तो इस नेगेटिव ने इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है, तो ये इसके साथ ऊपर शिफ्ट कर देगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये वाला O H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा जो इसने रिलीज किया था ये। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास इसमें कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म एसिडिक और बेसिक मीडिया दोनों में हो सकता है। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में टाइप्स कौन कौन सी हैं, टॉटोमेरिज्म की टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म जो भी आपने देखी, जो एसिटोएस्टिक एस्टर में भी है, ठीक है, फिनोल के अंदर है ये, ठीक है, तो ये आपने कीटोन्स के अंदर भी देखी हैं। अब उसके बाद दूसरी है नाइट्रो एसी नाइट्रो टाटोमेरिज्म, नाइट्रो एसी नाइट्रो टाटोमेरिज्म, ये कैसे डेवलप होता है? ये ऐसे इस तरह से कि ये देखें यहाँ पे नाइट्रो पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इसके साथ कार्बन मौजूद है, तो ये कार्बन जो है हाइड्रोजन रखती है। ठीक, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि मतलब इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है और साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगी, ये देखिए, और अपना डबल बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन का इधर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन टू डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एसी नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो से ये एसी नाइट्रो बन जाता है। ठीक है, तो नाइट्रो फॉर्म इसमें ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, नाइट्रो फॉर्म इज मोर स्टेबल। फिर आप बात करते हैं नाइट्रोसो और ऑक्साइन टाटोमेरिज्म की, ये भी एक टाइप है, ऑक्साइन फॉर्म इसमें ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, बस इसमें ये याद रखना है कि आपके पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद हो, और इसके अलावा इसके साथ आपके पास जो है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो। जी, तो नाइट्रो एसी नाइट्रो दोबारा, हाँ, नाइट्रो एसी नाइट्रो में जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से, यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ वाली कार्बन के पास हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो ये अगर ये दोनों कंडीशंस हो रही हैं फुलफिल, तो फिर इसका मतलब है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकती है, टाटोमेरिज्म हो सकती है। ये देखिए, ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा H के साथ, और ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बन जाएगा, ये देखें, ठीक है, एसी नाइट्रो फॉर्म बन गई। अब इसके अंदर भी देख लें, ये देखें नाइट्रोसो फॉर्म, ये देखें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, ये देखिए, तो अगर ये दोनों मौजूद हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन और OH के दरमियान बॉन्ड बन सकता है, ये बन गया, और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला कार्बन का जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, ये मौजूद होगा तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये देखें यहाँ भी यही चीज़ है, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो ये वाला बॉन्ड कार्बन टू कार्बन शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये इमीन एनामीन फॉर्म टाटोमेरिज्म होगा। तो इस तरह से ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास टाटोमेरिज्म की। ठीक है, बस इसमें ये याद रखना है कि आपने डबल बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए, तो वो टाटोमेरिज्म दिखा सकता है। इसके बाद स्टेबिलिटी के हवाले से भी मैंने बात कर ली है, ये वाली, अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो ये दोबारा देख लें। इनोल कंटेंट है वाटर के अंदर 0.4%, तो इसकी रीज़न क्या है कि एसिटोएस्टिक एस्टर वाटर के साथ जो कीटो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ये देखें कीटो फॉर्म,
बेटा माइक बंद रखें अपना अपना, आप माइक ऑन कर लेते हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है। माइक अपने अपने बंद रखें, माइक ऑन नहीं करें। सो कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म एसीटो एस्टिक एस्टर की क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इनोल कंटेंट जो है एसीटो एस्टिक एस्टर का वो वाटर के अंदर 0.4% है, इतना कम क्यों है? वाटर के अंदर इनोल कंटेंट कम क्यों है? आप कहेंगे क्योंकि कीटो फॉर्म जब बनती है तो कीटो फॉर्म वाटर के साथ स्टेबलाइज हो जाती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है। ये देखिए इधर डबल बॉन्ड जो है लोन पेयर, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ये लोन पेयर है, ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। इसी तरह ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। यानी ये कि कीटो फॉर्म वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है और कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चेंज नहीं हो पाता, चेंज नहीं हो पाता, कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, और इस वजह से इनोल कंटेंट टॉलुइन के अंदर 20% होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो पाती। अच्छा, ये कंपाउंड देखें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और साथ वाली कार्बन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। देखिए ना, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर ये टाटोमेरिज्म दे नहीं सकती। अब ये देख लें, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसके साथ वाली कार्बन के पास हाइड्रोजन है, चेक करें सर। ये देखें सर कितने बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, इसका मतलब इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसका कोई हाइड्रोजन साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बेंजोइक एसिड यानी बेंजल्डिहाइड ये भी टाटोमेरिज्म नहीं देता। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि टाटोमेरिज्म कौन से मॉलिक्यूल दे सकते हैं या कौन से मॉलिक्यूल नहीं दे सकते, तो आप बताएंगे कि जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, उस कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है उसके पास हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अगर वो हाइड्रोजन होगा तो टाटोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेमिंग के कुछ रूल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ठीक है जी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ठीक है, बाज़ औक़ात वो दूसरे क्वेश्चंस जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं उनके साथ ही शॉर्ट क्वेश्चंस को मर्ज कर देते हैं, या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चंस का अलहदा पूरा क्वेश्चन बना दिया जाता है 10 नंबर का, जिसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती, तो वो कंपलसरी भी कर देते हैं, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास, इसमें हमने देखना है अल्केन्स के हवाले से है, जिसमें हाँ जी, अल्केन्स के हवाले से हमने नेमिंग करनी है कंपाउंड्स की। सर जी ये वही नेमिंग है जो सेकेंड ईयर में की थी हमने। जी, आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। ओके जी, इसके बाद हमारे पास ये नेमिंग है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, हमने नेमिंग करनी है। नेमिंग के कुछ रूल्स आपने याद रखने हैं। नेमिंग के कुछ रूल्स आपको जैसे कि सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं, यहीं से हम शुरू करते हैं। नेमिंग के रूल्स आप वहीं से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल शुरू करता हूँ, एग्जाम्पल से ही आपके रूल्स भी यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे साथ साथ। ये देखें, मेरे पास एक कंपाउंड लिखा हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5
5 कार्बन की एक चेन मौजूद है और जिसमें सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका हम कैसे नाम लिखेंगे? मिथाइल 2 बार आया है, इसलिए जो नंबर है सेकंड पोजीशन, सेकंड नंबर यानी कि सेकंड पोजीशन पे ना 1 2, तो जो सेकंड पोजीशन है उसको हमने 2 बार लिखना है, 2 2, क्योंकि 2 बार मिथाइल ग्रुप आया है और मिथाइल 2 बार आया है, इसलिए इसको हम डाई मिथाइल लिखेंगे, डाई मिथाइल। ठीक है, नंबर और नंबर के दरमियान कॉमा लगाया जाता है, नंबर और नाम के दरमियान हाइफन यूज करते हैं, हाइफन, ये छोटी सी लाइन हाइफन यूज करते हैं। ठीक है, स्पेस नहीं होती है, अगर आपको ये जूम करने की वजह से यहाँ पे आपको स्पेस नजर आ रही है, स्पेस है नहीं। ठीक है, स्पेस नहीं होती। ठीक है, स्पेस कहीं भी नहीं होती, एक नाम के अंदर स्पेस नहीं होती। डाइमिथाइल 5 कार्बन है तो पेंटेन। अच्छा, इसको ना बाज़-औक़ात इस तरह से भी नेमिंग करते हैं, ये देखिए 5 कार्बन एटम्स है तो 1 2 3 4 5 मैंने ऐसे लाइनें लगा दी हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये देखिए यहाँ से शुरू की, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन हो गए और इसके साथ मैंने 2 मिथाइल ग्रुप इधर लगा दिए। ठीक, इस तरह भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि अगर आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, सेम पोजीशन पर, सेम पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उनको नेमिंग देते हैं। कैसे? ये देखें यहाँ पे ये कंपाउंड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है और थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप भी है। ठीक है, इथाइल भी है, मिथाइल भी है, तो हम इसको अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, इसको नेमिंग करनी है। इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, इसलिए इसको हम कैसे नाम लिखेंगे? 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे है तो 3 इथाइल हाइफन 3 हाइफन मिथाइल और 6 कार्बन एटम्स की चेन है, तो इसको हम कह देंगे हेक्सेन। ठीक है, अब हेक्सेन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, देखिए लाइन मैकेनिज्म। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं और मैंने अब हाइड्रोजन नहीं लिखे। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन इस पे 3 होते हैं, इसमें CH2 है, ये देखें 2 हाइड्रोजन होंगे, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसने चारों बॉन्ड्स बना लिए हैं और इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, CH2। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 होंगे, यानी कि हर पॉइंट पर एक कार्बन मौजूद होती है लाइन सर मैकेनिज्म इसके में, हर अंदर कार्बन। जी, सर इसके अंदर भी कार्बन, इसके कार्बन नंबर 3 के ऊपर रही है ना दोनों ग्रुप्स के, तो फिर 3 इथाइल 3 मिथाइल क्यों लिखा? 3 इथाइल मिथाइल भी तो लिखा जा सकता। अगर दोनों ग्रुप्स, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स दोनों सेम होते तो फिर मैं 3 3 लिख लेता, लेकिन दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, एक इथाइल है एक मिथाइल है, इसलिए हम इसको अलग-अलग लिखेंगे। अगर सेम होते तो फिर इसको हम सेम लिख लेते हैं ऐसे। अच्छा, प्रीफिक्सेस डाई ट्राई भी यूज करते हैं। अच्छा, अब मैंने देखें ये जरा, अब मैंने सिर्फ लाइनें लगाई हुई हैं, ये देखें ये। ठीक है, तो इसमें अब आप, मैंने कार्बन ही लिखी है, आपको पता है ना कि हर पॉइंट पे एक कार्बन है। ठीक है, तो फर्स्ट पे एक कार्बन है, फिर इस पे भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है। अब ये देखिए इस पे नीचे लाइन लगाइए, इस पे भी एक कार्बन है इस पॉइंट पे, फिर यहाँ पे भी एक कार्बन है। जहां जहां पे पॉइंट बनता है, जहां जहां पे ये लाइन बेंड हो रही है, मुड़ रही है, वहां वहां पे एक एक कार्बन मौजूद होती है। जहां जहां से मुड़ रही है, ये देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो ये सारे पॉइंट्स पे कार्बन होती है। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको हम नेमिंग के लिए यूज करते हैं कंपाउंड्स के ऊपर। तो इसमें देखें कैसे लिखनी है हमने, नेमिंग उस साइड से करनी है। ठीक है, नंबरिंग नंबरिंग देखें 1 2 इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 इधर से भी कर सकते हैं। नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट सबसे करीब होगा। देखें अगर यहाँ से अगर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता है मिथाइल, अगर यहाँ से शुरू करें
1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे जाके हमें कोई सब्स्टिट्यूट मिलता है तो ये तो 3 है, इसमें हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि प्रीफिक्सेस, यानी अगर एक ही सब्स्टिट्यूट 2 बार आ गया है, देखें मिथाइल इधर भी आया है, मिथाइल इधर भी आया है, 2 मिथाइल आया है, ठीक है, ये देखें मिथाइल ग्रुप है। अब इथाइल ग्रुप देखें, ये CH2 और CH3, ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल, ठीक है, ये CH2 CH3, ये 2 कार्बन है, इस कार्बन के साथ फोर्थ कार्बन के साथ एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, इथाइल ग्रुप है। इसी तरह नीचे भी है, ये इधर भी इथाइल ग्रुप है, तो फोर्थ पोजीशन पर 2 इथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, 2 इथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। फिफ्थ पोजीशन पर भी एक इथाइल प्रेजेंट है, ये देखिए इथाइल है, कार्बन कार्बन, और फिफ्थ पोजीशन पे एक मिथाइल भी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर और दूसरा कि सब्स्टिट्यूट कितनी बार आया है, ठीक है। आपके पास सब्स्टिट्यूट यहाँ पे सिर्फ 2 ही किस्म के सब्स्टिट्यूट हैं, एक मिथाइल है और दूसरी टाइप है इथाइल। तो इथाइल का ई पहले आता है, सर इसके ऊपर तो ई लिखा भी नहीं पहले, हुआ, तो कैसे पता लगेगा कि ये जी थाइल है या मिथाइल है? इसके ऊपर लिखा हुआ हाँ, तो मैं है। यही कह रहा हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने सिर्फ लाइनें लगाई हुई हैं, ये इस पॉइंट का मतलब है कार्बन CH2 CH3, ये देखें ना, ये यहाँ पे, ये देखें मैंने यहाँ पे इसलिए पॉइंट वाइज शो किए हैं, देखें यहाँ पे कार्बन है, मिथाइल का मैंने सिर्फ CH3 लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को गायब कर दिया, लेकिन एक्चुअली आपको पता है हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है। यहाँ देखें मैंने बिल्कुल ही सारी चीज़ें गायब कर दी, कार्बन ही गायब कर दिया, सिर्फ पॉइंट बना दिए, तो इसका मतलब है हर पोजीशन पे एक कार्बन मौजूद है। और आपको पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड्स बनाती है, तो इसका देख लें, इस कार्बन, अगर इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि कार्बन है तो इसके बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं, 1 2, 2 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, 2 किधर है, हाँ जी 2 हाइड्रोजन के साथ हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के साथ है, यानी इस पे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया, ये देखिए CH2, इस कार्बन के 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं 1 2, बाकी दोनों हाइड्रोजन के साथ हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से लाइन मैकेनिज्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इस पे भी आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, तो अब आपसे इसका नाम बताना है हमने, तो इसमें देखें 3 4 और 5 इन तीनों पोजीशन पर, सॉरी 3 और 5 पोजीशन पे मिथाइल मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, ठीक है, और फोर्थ और 5 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये इथाइल इधर भी है, इथाइल इधर भी है, इथाइल इधर भी है। तो हम इसका कैसे नाम लिखेंगे, नंबरिंग कर ली, नंबरिंग करने के बाद इथाइल का ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए इसको पहले लिखा जाएगा, ठीक है, और एम बाद में आता है मिथाइल का, इसलिए इसको बाद में लिखा जाता है। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे कि वो डाई का डी और ट्राई का टी इसको कंपेयर कर बैठते हैं, तो इनको नंबरिंग को कंपेयर नहीं करना कि वो कितनी बार आया है, ट्राई या डाई को कंपेयर नहीं करना, आपने उस सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है उसका पहला अल्फाबेट उसको कंपेयर करना है, ठीक हो गया। तो इथाइल पहले आता है, इसलिए हम इथाइल की पहले नाम लिखेंगे, तो इथाइल कितनी बार आया है, फोर्थ पोजीशन पे 2 बार, ये देखिए 1 बार, फिर दूसरी बार, फिफ्थ पोजीशन पे 1 बार आया है, तो हम लिखेंगे 4,4,5, 5 के बाद हाइफन, ट्राई इथाइल, 3 बार आया है ना इथाइल, इसको हम ट्राई इथाइल लिखेंगे, उसके बाद फिर हाइफन नंबर लिखना है, यानी कि 3 और 5 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो 3 5 डाई मिथाइल, ठीक है, नाम और नंबर के दरमियान हाइफन, नंबर के दरमियान कॉमा, तो डाई मिथाइल
ऑक्टेन, 8 कार्बन है तो इसको ऑक्टेन कहेंगे। अच्छा ये देखिए, अगर एक कार्बन हो जो चेन के साथ अटैच है, ठीक है, चेन लंबी चौड़ी चेन है, 7-8 कार्बन है इसके साथ एक ऐसी कार्बन लगी है जिसके साथ 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, जिसे हम सेकेंडरी कार्बन भी कहते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल कहा जाता है। इसको, इस ग्रुप को आइसोप्रोपाइल कहा जाता है। और अगर इस कार्बन के साथ 3 कार्बन हो तो इसको हम आइसोब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। ब्यूट मतलब 4, तो इसके साथ 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, तो 4 कार्बन हो तो आइसोब्यूटाइल, और अगर 3 कार्बन का ग्रुप हो तो उसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम है, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल। अब देखें जी, ये देखें, हाँ जी, तो इसमें हमारे पास ये कंपाउंड मैंने लिखा है, कार्बन टू कार्बन जा रही है चेन, ठीक है जी, 7 कार्बन एटम्स हैं इसमें, इस चेन के अंदर, और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, फिफ्थ पोजीशन पर भी मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन पर एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है जिसके साथ 2 CH3 अटैच है, यानी 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये वही है, ये देखें, ये प्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो प्रोपाइल का P और मिथाइल का M कंपेयर करना है, तो मिथाइल का M पहले आता है, प्रोपाइल का P बाद में आता है, ठीक है, तो इसको प्रोपाइल वाले को बाद में लिखेंगे, मिथाइल वाले M को पहले लिखेंगे। तो मिथाइल कहाँ कहाँ पे है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। इसका नाम आपने बताना है, बहुत ही आसान है, सिर्फ एक ही मैंने ग्रुप चेंज किया है, ठीक है, बाकी सेम है। इसका नाम आप खुद ट्राई करें, स्क्रीनशॉट्स ले लें इसके, और इसको आपने खुद ट्राई करना है। इसके बाद ये देखें, अगर बात आगे निकल जाती है, यानी एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है जो प्रोपाइल ब्यूटाइल से बात हट के आ जाती है, यानी वो बड़ा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये देखें, नंबरिंग कर ली लॉन्ग चेन की, उसके बाद जिस पोजीशन पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उस पोजीशन के साथ जो पहली कार्बन मौजूद है, फर्स्ट कार्बन, उसको आपने पहला नंबर देना है। गिव द फर्स्ट नंबर टू कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू मेन चेन, ठीक है, जो मेन चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है उसको पहला नंबर देना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने वही रूल लगाने हैं इसके ऊपर भी। इसकी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है 1 2 3, तो हम यही सिलेक्ट करेंगे 1 2 3। पहली पोजीशन पे मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाएगा। ये देखें, फिफ्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, फिफ्थ हाइफन और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हुए आपने ब्रैकेट्स यूज करनी है, ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे, और उस पर आप लिखेंगे कि पहली पोजीशन पे मिथाइल है, दूसरी पोजीशन पर मिथाइल है, 1 2 डाई मिथाइल। अच्छा, ग्रुप कौन सा है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं कहना इसको, प्रोपाइल कहेंगे, YL, क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे अटैच है, इसको हम कहेंगे प्रोपाइल, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। और फिर लास्ट पे हमने देखना है कि ये कौन सी है, 9 एटम वाली होती है, नोनेन, ये डीकेन लिखा हुआ है, नोनेन कर ले, इसको करेक्ट कर ले, नोनेन, डीकेन 10 कार्बन एटम को कहते हैं। ठीक हो गया जी, चलिए यहाँ तक आज हम डन करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे। कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए सर जी पूछें।
सर इसकी नेमिंग में आपने डिकेन लिखा हुआ है, तो इसमें तो लाइन है। जी बेटा मैं बता रहा हूँ कि ये मिस्टेकनली मैंने लिखा हुआ है, नॉनेन ही है, ठीक है, नॉनेन, ठीक है, डीके नहीं है, मिस्टेक हुई भी है। ओके